फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ इतिहास का। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ब्राह्मण वंश, ठीक है, या शुंग वंश और सातवाहन वंश। ये दो वंश कंप्लीट करवाऊँगा। इसके पहले मैं मौर्य वंश करवा चुका हूँ और सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता और धर्म करवा चुका हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। अब देखिए, ब्राह्मण साम्राज्य को शुंग वंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शुंग वंश भी कहते हैं या ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं। अब देखिए, ब्राह्मण वंश की नींव किसने रखी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग कौन था भैया? तो बृहदत्त का सेनापति था, ठीक है। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसका सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व इसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, ठीक है। 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और मगध पर एक नए राजवंश की नींव रखी, शुंग वंश की। और शुंग वंश को ही ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो विदिशा इनकी राजधानी थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ और शुंग वंश की राजधानी क्या रही है। तो शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। अब देखिए, इंडो यूनानी शासक मिनांडर, ठीक है, इंडो यूनानी शासक था। इसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मिनांडर को किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, इंडो यूनानी शासक पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था, ठीक है। अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए भारत में 2 बार? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और किसकी सहायता से करवाए थे? तो पतंजलि की सहायता से करवाए थे, ठीक है। ये गुरु थे उस टाइम पर, पतंजलि। उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। इसके बाद देखिए, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएससी में कई बार पूछा गया है और मध्य प्रदेश की कई एग्जाम्स में पूछा गया है। भरूच के स्तूप कहाँ पर है? तो भरूच के स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में। कहाँ पर है भरूच के स्तूप? सतना जिले में। जो भरूच के स्तूप हैं ये किसने बनवाए? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए थे, ठीक है। भरूच के स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और इन्हें किसने बनाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। और इन स्तूपों को खोजा किसने? तो कनिंघम ने खोजा है। किसने खोजा है? कनिंघम ने इनको खोजा है। कनिंघम ने इन्हें खोजा है, ठीक है। भरूच के स्तूप किसने खोजा? तो कनिंघम ने खोजा है। इसके बाद देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो देवभूति, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखें, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। इसके बाद देखिए, यहाँ से फिर अगला राजवंश आता है हमारा कण्व वंश। देखिए, जो देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक, इसकी हत्या हो जाती है 73 ईसा पूर्व। और इसकी हत्या कौन करता है? वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी 73 ईसा पूर्व। और मगध पर एक नए राजवंश की नींव रखी। कौन से वंश की? कण्व वंश की, ठीक है। 2018 पीएससी प्री में यही क्वेश्चन आया था, कण्व वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी मगध पर, ठीक है। और कण्व वंश का अंतिम राजा कौन होगा? तो सुशर्मा होगा, ठीक है। कौन होगा कण्व वंश का अंतिम राजा? सुशर्मा। अब देखिए, सुशर्मा की भी हत्या हो जाएगी और फिर एक नए राजवंश की उदय होगा, सातवाहन वंश का। तो देखिए, यहाँ तक आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? सुशर्मा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें आप। अब अगला वंश आ गया हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी आपको पढ़ने में मिल जाएगा, ठीक है। सातवाहन वंश और आंध्र सातवाहन वंश एक ही है, ठीक है। अब देखिए, सीमुक ने, ठीक है, 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी। सुशर्मा की हत्या किसने की भैया? तो सीमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी। और सुशर्मा कौन था? तो सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम राजा था, ठीक। अब देखिए, सीमुक मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है। कौन सा राजवंश हो जाएगा? सातवाहन राजवंश। तो सीमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। सीमुक कौन से वंश का संस्थापक हुआ? तो सातवाहन वंश का। ये विषय ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए, सातवाहन वंश आंध्र वंश कहलाता है। सातवाहन वंश को क्या कहते हैं? आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई? तो प्रतिष्ठान। किसको राजधानी बनाई इन्होंने? प्रतिष्ठान। और ये कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी के किनारे पर है, ठीक है। प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है।
और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है। इसके बाद सातवाहन राजाओं ने, सातवाहन वंश के राजाओं में प्रमुख शासक कौन थे? तो सीमुख था, सातकर्णी, शतकर्णी, गौतमीपुत्र, शातकर्णी, इसके बाद है वशिष्ठिपुत्र और पुलुमावी और यक्षय और सातकर्णी। ये इस वंश के प्रमुख राजा हुए। कौन से वंश के? सातवाहन वंश के। अब देखिए, शतकर्णी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शतकर्णी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और 1 बार कौन सा यज्ञ करवाया? राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जब राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था तो एक अश्व को छोड़ता था, एक घोड़े को छोड़ता था, और वो घोड़ा जहाँ तक जाता था उसके अधीन वो सभी राज्य आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी व्यक्ति उस घोड़े को रोकेगा उससे उस राजा को युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती थी अश्वमेध यज्ञ की। इसके बाद देखिए, और अश्वमेध यज्ञ जैसे घोड़ा जा रहा है उसके पीछे उस राज्य की सेना भी चलती थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे भैया? तो साहित्यकार प्रसिद्ध थे हाल, ठीक है, और गुणाढ्य। ये 2 प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अब हाल ने क्या लिखा है? हाल की जो रचना है गाथा सप्तशती, ठीक है, ये किसने लिखा है? तो ये हाल ने लिखा है। और गुणाढ्य ने क्या लिखा है? तो बृहत कथा लिखी है इन्होंने, ठीक है। ये 2 पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, साहित्य लिखे हैं इनके द्वारा। अब इसके बाद देखिए, सातवाहनों ने चांदी, तांबे, सीसा के सर्वाधिक, अब देखिए शीशे के सर्वाधिक, ठीक है, और कांसे की मुद्राएं जारी की थी। अब इन्होंने जो मुद्राएं चलाई थी उनमें कौन कौन सी धातु थी? तो चांदी के सिक्के चलाए इन्होंने, तांबे के सिक्के चलाए, शीशे के चलाए, और इसके बाद देखिए कांसे के चलाए, पोटीन के चलाए। तो इनकी करेंसी यहाँ चली। मुद्राओं का मतलब होता है करेंसी, सिक्के, ठीक है। अब इनमें सबसे ज़्यादा करेंसी कौन सी जारी की इन्होंने, कौन से सिक्के चलाए? तो शीशे के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे आंध्र सातवाहन वंश। ये पीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि शीशे के सर्वाधिक सिक्के कौन से राजवंश ने चलाए हैं? तो आंध्र सातवाहन वंश से। इसके बाद एक प्रश्न और आया था, वो भी अभी आगे आएगा। तो देखिए, सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वो रोम से मंगाया जाता। शीशा मतलब लेड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लेड धातु, लेड मेटल। जो लेड यूज करते थे सातवाहन राजा, वो रोम से मंगाया जाता था, आयात होता था, इंपोर्ट करते थे। इसके बाद देखिए, ब्राह्मणों को, ये प्रश्न पीएससी प्री में पूछा गया था कि ब्राह्मणों को कृषि भूमि दान किसने दी सबसे पहले? तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किसने की है? तो आंध्र सातवाहन राजाओं ने सर्वप्रथम आरंभ किए। भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देना किसने स्टार्ट किया? तो आंध्र सातवाहनों ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। इसके बाद देखिए, भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेख, मतलब शिलालेख कहाँ मिला है हमें? तो उसकी बात करें हम तो प्रमाणित शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों के नानघाट, ये अभिलेख का नाम जरूर याद रखें हम, नानघाट अभिलेख में मिलता है। मतलब ब्राह्मणों को भूमि दान किसने दी? तो आंध्र सातवाहन राजाओं ने दी। और इसका हमें लिखित में प्रमाण कहाँ से मिलता है? ईसा पूर्व का, पहली शताब्दी का। तो नानघाट आंध्र सातवाहन राजाओं के शिलालेख से मिलता है हमें। इसके बाद जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने का उल्लेख है। इसमें ही पहली बार ये है कि ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उन्होंने एक गांव दान में दिया गया था राजा के द्वारा, ठीक है, नानघाट अभिलेख के द्वारा। इसके बाद देखिए, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी भैया? तो राजकीय भाषा थी इनकी प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। और प्राकृत कौन सी लिपि में लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, ठीक है। इसके बाद सातवाहनों में हमें मात्रात्मक, ठीक है, मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास होता है। ऐसा पता चलता है इनके जो ढांचा है कि भैया जो आंध्र सातवाहन थे इनका समाज मात्र सत्तात्मक होगा, परंतु ऐसा नहीं था। जैसे अगर नाम देखोगे आप तो जैसे ये गौतमीपुत्र, ठीक है, तो पहले नाम किसका लगा? माता का। वशिष्ठिपुत्र, तो मतलब ये माता के नाम थे। तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो राजवंश था ये मात्र सत्तात्मक था, परंतु मात्र सत्तात्मक नहीं था, ये पितृ सत्तात्मक ही समाज था, पर माता को महत्व देते थे। तो पहले नाम माता का लगता है, क्योंकि राज्य में जितने भी उत्तराधिकारी बनेंगे वो पुत्र ही बनेंगे, ठीक। देखिए आगे समझना हो तो उनमें राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे, रखने की प्रथा थी। जैसे गौतमी पुत्र, सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था, मतलब इनका समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक ही था,
परंतु नाम माता के नाम पे रखे जाते थे, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हमेशा कौन होता था? पुत्र। नहीं तो अगर मातृ सत्तात्मक था तो फिर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन रहना चाहिए? पुत्र ही रहना चाहिए। परंतु राज्य या साम्राज्य पर उत्तराधिकारी कौन बनेगा? पुत्र ही बनेगा। इससे ये पता चलता है हमें। इसके बाद देखिए आगे, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलिक, ये प्रश्न मेंस में पूछा गया था कि गोलिम्क क्या होता है? गोलिम्क क्या होता है? ये प्रश्न मेंस में आया हुआ है एमपीपीएससी। तो गोलिम्क क्या होता है? तो देखना, इसको एक बार समझना। सातवाहन शासक अपने ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन का काम गोलिम्क को सौंपा था। ठीक है, गोलिम्क एक सैनिक टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। ठीक, क्या था ये? आंध्र सातवाहन वंश में सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसके अंडर में क्या थे? तो 9 रथ आते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो गोलिम के पास इतना पावर था। ठीक है, प्रशासन में। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि इनके द्वारा क्या बनाया गया। ठीक है, तो इन्होंने बनाया कार्ले का चैत्य। क्या बनाया इन्होंने? कार्ले का चैत्य बनाया। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया इन्होंने। क्या करा इन्होंने? आंध्र सातवाहन राजाओं ने अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। अमरावती कला का विकास आंध्र सातवाहन राजाओं के शासनकाल में हुआ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अमरावती कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो आंध्र सातवाहन राजाओं के शासनकाल में हुआ। इसके बाद देखिए, शतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे गए। मतलब आंध्र सातवाहन राजाओं को क्या कहा जाता है? दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता है? तो आंध्र सातवाहन राजाओं को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। अब देखिए, सातवाहन राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु का काम किया। मतलब जैसे ये उत्तर भारत हो गया और ये दक्षिण भारत हो गया, तो आंध्र सातवाहन राज्य दोनों के बीच में था, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा था। तो एक सेतु का कार्य किया, इसने पुल का काम किया आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, तो देखिए ये 2 वंश आपके कंप्लीट हो गए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।